हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप? सभी अच्छे ही होंगे। जैसा कि आपको विदित है, यूजीसी नेट एग्ज़ाम 2020 की आंसर की आ चुकी है और सभी ने अपने आंसर भी मिलान कर लिए होंगे। किसका कितना स्कोर बन रहा है, आप सभी मेरे साथ अवश्य शेयर करें। दोस्तों, जो पेपर था इवनिंग शिफ्ट का, वो हमने सोल्व करवा दिया था। आज मैं लेकर आई हूँ मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर। देखिए, ऐसा नहीं है कि अगर हमने इवनिंग शिफ्ट का पेपर दिया था तो हम मॉर्निंग का पेपर न देखें। दोस्तों, हम विद्यार्थी हैं और विद्यार्थी का अर्थ होता है विद्या को ग्रहण करना। वास्तव में यदि आप सब्जेक्ट पर पकड़ बनाना चाहते हो तो पढ़ाई से डरना बंद कर दो। जिस दिन आपके मस्तिष्क में ये बात आ जाएगी कि सब्जेक्ट पर मेरा अधिकार है, और जिस दिन आपके अंदर से एक जिज्ञासा उत्पन्न होगी कि सब्जेक्ट का कोई भी क्वेश्चन मुझे मिले, मैं उसको सोल्व करूं, ये जिज्ञासा जिस दिन आपके अंदर से उत्पन्न हो जाएगी, उसी दिन से आप अपने सब्जेक्ट के मास्टर बन जाओगे। वास्तव में अंदर से ये महसूस होना चाहिए, ये आवश्यकता होनी चाहिए कि सब्जेक्ट के क्वेश्चन हमें मिले और उस क्वेश्चन को हम लगा कर देखें। तो देखिए मॉर्निंग के पेपर को और अपनी तैयारी को कि किस प्रकार की तैयारी हमारी है। साथ ही साथ ये भी देखते चलिए कि पेपर का लेवल क्या रखा गया है। बहुत से स्टूडेंट्स का मेरे पास कमेंट आया, मैम इवनिंग का पेपर इजी था, आपने सोल्व करवाया वो इजी पेपर था, आप मॉर्निंग का भी पेपर सोल्व करवाइए, मॉर्निंग का पेपर इजी नहीं था, बहुत कठिन था। तो दोस्तों, आज मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर भी लेकर आपकी समक्ष आई हूँ। चलो, हम आपकी बात मानते हैं कि बहुत कठिन था और इसी को मानते हुए हम सोल्व करके देखते हैं इस पेपर को कि पेपर का लेवल कैसा था। पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है, निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ की कौन सी रंग शैलियाँ हैं? विकल्प है ख्याल, माच, नाचा, पंडवानी, और नीचे कूट है, कूट का सिलेक्शन कर हमें आंसर देना था। दोस्तों, सेम क्वेश्चन वहाँ भी पूछा गया था उस पेपर में भी, लेकिन बस यहाँ छत्तीसगढ़ की पूछ ली गई है और वहाँ अलग अलग जो ये रंग शैलियाँ थी वो अलग अलग स्टेट की दी हुई थी। मैच करने के लिए आपसे क्वेश्चन पूछा था, तो लेवल क्वेश्चन का बिल्कुल सेम है इसका भी और इवनिंग शिफ्ट का भी। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हमारा 4। देखिए कौन कौन से हैं, सी और डी। सी में है नाचा और डी में है पंडवानी। दोनों ही किसके हैं? आपके छत्तीसगढ़ की रंग शैलियाँ हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द यौगिक है, रूढ़ नहीं? यौगिक है, रूढ़ नहीं है। जलद, नाक, कान, पैर। हमें आंसर चुनना था कि कौन सा जो आंसर है, शब्द है, वह यौगिक है, रूढ़ नहीं है। तो देखिए वहाँ क्वेश्चन पूछा गया इनमें से कौन सा शब्द यौगिक है, और यहाँ क्वेश्चन पूछा गया कि यौगिक है, रूढ़ नहीं। एक ही बात है कि वहाँ 3 जो ऑप्शन थे वो रूढ़ के दिए गए थे और एक यौगिक का, और यहाँ भी 3 रूढ़ के दिए गए हैं और एक यौगिक का दिया गया है। आंसर हमारा हो जाएगा क्या? ए, जलद। यौगिक शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिनके सार्थक टुकड़े किए जा सकते हैं, तो बाकी रूढ़ ऐसे होते हैं जिनके सार्थक टुकड़े नहीं होते। तो हम देख रहे हैं नाक का भी सार्थक टुकड़ा नहीं है, पर का भी नहीं है, कान का भी नहीं है। किसका होगा? जलद का होगा। जल का अर्थ जल होता है और द का अर्थ होता है लदा हुआ या भरा हुआ, तो ये क्या हो जाता है? जलद कहलाता है, यौगिक शब्द होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित आचार्यों को उनके कालखंड के साथ सुमेलित करना है। ये क्वेश्चन आपको यहाँ दिया गया, इनके कालखंडों के साथ सुमेलित करवा दिया और इवनिंग शिफ्ट में इनकी रचनाओं के साथ सुमेलित करवा दिया। क्वेश्चन का लेवल एक जैसा ही रहा। देखिए हम देख लेते हैं एक बार इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हमारे समक्ष दिए गए हैं मम्मट। मम्मट की डेट की जो कालखंड है वो कब का माना जाता है? आपका मम्मट का कालखंड माना जाता है 11वीं सदी। एक कोड बनवाया था
कि महिमा अपनी मम्मी के साथ भोज पर जाती है और 11 बार छेड़ी जाती है। जिसने पेड क्लासेज लिए हैं उसको बहुत अच्छे से ये कोड याद हैं। पिछली वीडियो में कुछ लोग ये भी कमेंट्स कर रहे थे कि मैम आप कोड ना अच्छे से नहीं बताते हो, कोड थोड़ा सा अच्छे से बताया करो। तो भाई एक दिन में बताने से आप लोगों को ये बात समझ नहीं आएगी। अच्छे से बताती हूँ तब भी सुनकर आप भूल जाओगे। याद उसी को होता है जो पेड क्लास लेता है। बार बार दोहराया जाते हैं, बार बार आपसे सुने जाते हैं, तब जाके ये कोड भी आपको याद होते हैं। मम्मी से हमने बनाया था मम्मट, 11 बार छेड़े जाते हैं, यानी मम्मट कौन सी सदी के हैं? 11वीं सदी के। अब एक में 3 कहाँ दिखाई दे रहा है? केवल एक ऑप्शन में दिखाई दे रहा था और आंसर क्या था हमारा? 4 था। बाकी सभी को मिलान करोगे तो आपका मिलान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है यशपाल की पर्दा कहानी के पात्र कौन कौन से हैं? पर्दा कहानी आपको बहुत अच्छे से करवाई हुई है जिसने पेड क्लासेज ली हैं, और इसके पात्र भी मैंने क्वेश्चन में भी दिए थे, और जब हम रिवीजन कर रहे थे तब भी इनके पात्रों को दोहराया गया था। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? देखिए, पर्दा कहानी के कौन कौन से हैं आपके? पर्दा कहानी के हैं आपके बब्बर अली खां हो जाएगा, और कौन से हैं? चौधरी पीर बख्श हो जाएंगे। शेख जम्मुन भी नहीं है और हरगोबिन भी नहीं है। ये हैं किसके? ये आपको कमेंट करके बताना है। आंसर हो जाएगा बी और सी। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है करम बीबी और सरफराज निम्नलिखित में से किस उपन्यास के पात्र हैं? ये भी उपन्यास आपको अच्छे से करवाए गए, और सरफराज पात्र भी आपको करवाया गया था। करम बीबी क्वेश्चन में नहीं दिया गया था, लेकिन सरफराज अवश्य ही दिया गया था। तो बताइए आंसर किसके होंगे? ये तो आपको ही कमेंट करके इसका आंसर देना चाहिए। सरफराज कई बार आपको करवाया गया कि किसका पात्र है। आंसर हमारा हो जाएगा क्या? ए जिंदगी नामा। अगला क्वेश्चन है नगर बाहिरे डोंभी तोहरी कुंडिया छई छोई जाई सो ब्रह्मा नाड़ियाँ उपयुक्त काव्य पंक्तियाँ किसकी हैं? ये काव्य पंक्तियाँ भी आपको करवाई गई थी। जिसने पेड क्लासेज ली है उसको ये काव्य पंक्तियाँ भी लिखवाई गई थी। किसकी हो जाएंगी? आंसर हो जाएगा हमारा क्या? कणहप्पा। किसकी पंक्तियां हैं ये? कणहप्पा की पंक्तियां हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कहा आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निम्नलिखित में से अमीर खुसरो के बारे में कौन सी बातें सही है? अमीर खुसरो के बारे में कौन सी बातें सही है? पहला कहता है वे फारसी के बहुत अच्छे ग्रंथकार और अपने समय के नामी कवि थे। बिल्कुल सही कहा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ऐसा कहते हैं। दूसरा है ये बड़े ही विनोदी, मिलनसार और सहृदय थे। ये बात भी बिल्कुल सही है। अगला है इनमें उक्ति वैचित्र्य का नितांत अभाव था। ये गलत हो जाएगी, बल्कि इनमें तो उक्ति वैचित्र्य बहुत अच्छा पाया गया था। और फिर कहा इनकी पहेलियाँ और मुकरियाँ प्रसिद्ध हैं। तो बिल्कुल सही, पहेलियाँ और मुकरियाँ दोनों प्रसिद्ध हैं। और ये सेम क्वेश्चन आपको आदिकालीन जो टेस्ट लिया गया था उस टेस्ट में करवाया गया था कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार खुसरो की भाषा या खुसरो की रचनाओं की विशेषताएं, ऐसे करके क्वेश्चन आपको दिया गया था। तो ये क्वेश्चन हूबहू वहीं से उठाकर दिया गया है आपका, जो आपको करवा दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है मार्क्सवादी दर्शन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? विकल्प हमें दिया गया कि मानव सभ्यता के विकास की पहली मंजिल आदिम साम्यवाद की थी। बिल्कुल सही है, पहली जो मंजिल थी वो कौन सी थी? आदिम साम्यवाद की थी। उसके बाद इसने कहा कि मानव समाज का इतिहास वर्ग संघर्षों का इतिहास है। तो ये भी सही है, ये लाइन आपको कथन और निष्कर्ष के दौरान करवाई गई थी। उसके बाद कहा कि मानव समाज के विकास की अंतिम मंजिल समाजवाद थी। तो ये गलत हो गया। इतिहास समय समय पर अपने को दोहराता है, अपने को नहीं दोहराता है। ये भी हमारी क्या हो गई? गलत होगी। हमें 2 ही कोड देने थे, ए और बी सही है। आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है शकुन और डॉक्टर जोशी के अंतर संबंधों पर आधारित कथानक किस उपन्यास में प्रस्तुत किया गया है? अब दोस्तों बस इतना सा फर्क है कि इवनिंग में ये क्वेश्चन पूछा गया
कि तलाक का वर्णन किस उपन्यास में किया गया है, तो सभी जानते हो किस में किया गया था, आपके बंटी में। और बस यहाँ क्वेश्चन पूछ लिया गया कि शकुन और डॉक्टर जोशी के अंतर संबंधों पर आधारित जो उपन्यास है वो कौन सा है, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका बंटी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। विकल्प हमारे समक्ष दिए गए हैं। कह रहा वर्ड्सवर्थ का प्रसिद्ध कृति बायोग्राफी लिटरेरिया। बायोग्राफी लिटरेरिया वर्ड्सवर्थ की नहीं थी। आप सभी जानते हैं कि जिसने भी पेड क्लासेज ली हैं सारे के सारे स्टेटमेंट समझ आ जाएंगे आराम से। जिसने नहीं भी ली हैं तो कहना चाहूँगी कि जिसने मेरी पाश्चात्य काव्यशास्त्र की वीडियो देखी वो भी इस क्वेश्चन को गलत नहीं करेगा। हम जानते हैं कि जो बायोग्राफी लिटरेरिया है ये किसकी है, कोलरिज की है, इसलिए ये कथन आपका गलत हो गया। आगे कह रहा है कि कोलरिज और विलियम वर्ड्सवर्थ ने गुरु शिष्य का संबंध था और कल्पना के संबंध में दोनों के जो मतक्य का यह एक महत्वपूर्ण कारण था, तो ये भी गलत हो जाएगा आपका। उसके बाद कहा कोलरिज के अनुसार किसी कलाकृति का मूल्य उसकी कल्पना में ही है, उससे बाहर नहीं है, तो बिल्कुल सही है। उसके बाद इन्होंने कहा कौन सा सही था ये चुनना था, तो एक ही कथन सही है हमारे समक्ष। आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से आषाढ़ का एक दिन के पात्र कौन कौन से हैं। आषाढ़ का एक दिन आपको बहुत अच्छे से करवाया गया था, तो शायद किसी का भी क्वेश्चन ये गलत नहीं होना चाहिए कि आषाढ़ के एक दिन के पात्र कौन कौन से हैं। कौन कौन से हैं तो बताइए हमें। आंसर देखो, सेवतांग इसमें नहीं है, दंतुल था, अनुस्वार भी था और श्यामांग भी इसमें नहीं है, तो बी और सी हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर हो जाएगा सेकंड। अगला क्वेश्चन है, रघुवीर साहे के कविता संग्रहों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम कौन सा है। तो ये प्रकाशन वर्ष के अनुसार अनुक्रम आपको देना है। पहला है लोग भूल गए, कब का था हमारा, लोग भूल गए की डेट क्या थी, 1981। आत्महत्या के विरुद्ध कब का है, 1970। कुछ पते कुछ चिट्ठियां कब का है आपका, ये हो जाएगा 1989 का, 89 का। हंसो जल्दी हंसो कब का हो जाएगा, 1975 का हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको डेट याद थी तो बहुत अच्छी बात है, आंसर हमारा हो जाएगा 3। अगर डेट याद नहीं है तब भी ये क्वेश्चन आराम से आप बना सकते थे। रघुवीर साहे की संपूर्ण रचनाओं का क्रम आपको करवाया गया है कि रघुवीर साहे एक दिन परेशान होकर सीढ़ियों पर धूप में बैठ जाते हैं। धूप में बैठ जाते हैं तो वो आत्महत्या के विरुद्ध कुछ कहते हैं। जैसे ही आत्महत्या के विरुद्ध कुछ कहते हैं तो लोग उस पर हंसते हैं। उनको हंसता हुआ देखकर रघुवीर साहे कहते हैं कि हंसो जल्दी हंसो। लोग भूल गए हैं रघुवीर साहे को, वे भी दिन थे जब कुछ पते पर कुछ चिट्ठियां लिखकर भेजते थे। तो ये कोड आपको बनवाया गया था और इस कोड से भी ये क्वेश्चन आराम से निकल सकता था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रतीकवादी नाटकों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित करना है। जो नाटक दिए गए हैं उनको लेखक के साथ सुमेलित करना है। सारे के सारे आपको अच्छे से करवाए हुए हैं, देखिए सुमेलित कीजिए। सबसे पहले हमारे समक्ष दिया गया है विज्ञान गीता। अब विज्ञान गीता के कौन थे, किसकी थी विज्ञान गीता आपकी, केशवदास की। तो आंसर हमारा हो जाएगा 1 के अंदर 3 और 1 में 3 सिर्फ 2 ऑप्शन में दिया गया है, ए में और 1 में और 4 में। चलो अगला देखते हैं। अगला हमारे समक्ष आ रहा है ज्योत्सना। ज्योत्सना किसकी थी, सुमित्रानंदन पंत की। तो 2 के अंदर 4 देखिए, 2 के अंदर 4 सिर्फ 1 में है, किसमें, ए में। तो आंसर भी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित रचनाकारों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। रचनाकार दिए गए घनानंद, बोधा, स्युदन, पद्माकर और एक तरफ दिए गए हैं उनकी रचनाएं। सुमेलित करते हैं हम। देखते हैं सबसे पहले घनानंद की रचना को देखते हैं। घनानंद की रचना कौन सी थी, घनानंद की रचना हमारे समक्ष हो जाएगी विरह लीला। घनानंद की रचना है विरह लीला। उसके बाद देखो बोधा की क्या हो जाएगी, विरह की
वारिस। अब एक के अंदर दो कहाँ है, एक के अंदर दो सिर्फ एक में ही था, किसमें, दो में, और ए में दो, एक में था, दो में, दो हमारा आंसर हो जाएगा। बी में तीन भी एक के अंदर ही है। बाकी ये सभी रचनाएं आपको याद ही थी, केवल कोड करवाया गया घनानंद का भी, बोधा का, पद्माकर, सभी का कोड मैंने आपको बनवा रखा है जिसने पेड क्लासेज ली हैं। बोधा का बड़ा आसान बनाया था, बोया बीज खेत में, बोया बीज खेत में इश्क का नाम लेकर तो विरह की वारिस होने लगी। देखिए बोया से बोधा याद किया हमने, बीज खेत से ये खेत सिंह के राज दरबारी थे तो खेत से खेत सिंह याद रखेंगे। इश्क का नाम लेकर तो इश्क नामा था इनका, और विरह की वारिस होने लगी तो विरह वारिस इनकी थी। बस अगर इस तरह से हमें याद रह जाता है कोड से तो हम कभी क्वेश्चन को गलत नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन है, समानांतर कथा प्रसंगों को लेकर लिखा गया नाटक है। बहुत अच्छे से आपको करवाया गया था ये क्वेश्चन, ये भी किसी का गलत नहीं होना चाहिए था। बस अंतर इतना होता है, कई बार ये क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है कि किस नाटक के अंतर्गत दो समांतर कथाएं चलती हैं। अभी इसने थोड़ा सा घुमाया कि समानांतर कथा प्रसंगों को लेकर लिखा गया नाटक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 4, एक और द्रोणाचार्य। अगला क्वेश्चन है, लाला ब्रज किशोर और मुंशी चुनीलाल निम्नलिखित में से किस उपन्यास के नाटक हैं। दोनों ही आपको करवाए गए, लाला ब्रज किशोर भी, मुंशी चुनीलाल भी, और इसके अन्य पात्र भी आपको बहुत अच्छे से करवाए थे। तो आंसर बताइए किसके पात्र हैं ये। आंसर आ जाएगा प्रेक्षा गुरु, ये प्रेक्षा गुरु के पात्र थे। अगला क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन ललित निबंधकार नहीं है। ये सारे ललित निबंधकार आपको बहुत अच्छे से करवाए हैं, कौन ललित निबंधकार है, कौन समाजवादी निबंधकार है ना, किसने पत्रात्मक शैली में निबंध लिखे हैं। जिसने पेड क्लासेज लिए हैं सभी को बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन क्लियर करवाए गए थे, तो ये किसी के गलत नहीं होने चाहिए। कौन नहीं है तो आपके सामने समक्ष बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल नहीं है, विद्यानिवास मिश्र भी हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी भी हैं, और कुबेरनाथ राय भी हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल नहीं थे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, द्विवेदी युगीन कविता की विशेषताएं हैं। द्विवेदी युगीन कविता की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, तो ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से एक बार नहीं, ये क्वेश्चन कई बार आपको करवाया गया कि कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो देखिए, श्रृंगारिकता जो थी वो द्विवेदी युग की विशेषता नहीं थी। इतिवर्त्यात्मकता द्विवेदी युग की प्रमुख विशेषता थी, जिसके कारण ही द्विवेदी युग का अंत हुआ था। और उसके बाद है प्रबंधात्मकता, तो प्रबंधात्मकता भी द्विवेदी युग की विशेषता थी। आंसर हो जाएगा ए और डी। ए और डी जो है, बी और डी दिया गया 4 में, तो आंसर हो जाएगा 4। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा रचित कहानियां हैं। सारी की सारी कहानियां फणीश्वरनाथ रेणु की आपको करवा रखी हैं कोड के साथ, तो ये क्वेश्चन भी किसी को गलत नहीं होना चाहिए था। कौन कौन सी हैं, एक तो आंसर हो जाएगा ठुमरी, और एक क्या आ जाएगा आदम रात्रि की महक। आंसर क्या होगा आपका, आंसर हो जाएगा 3। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से टी.एस. इलियट की पुस्तकें हैं। इलियट की पुस्तकें कौन कौन सी हैं, तो ये सारे ही पाश्चात्य काव्यशास्त्री एक बहुत आसान कोडिंग से आपको करवा रखे हैं। जिसने पेड क्लासेज ली, जिसने नहीं ली तो आप प्लेलिस्ट की वीडियो की जो मेरा चैनल है उसकी प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख लीजिएगा। टी.एस. इलियट की संपूर्ण रचनाएं, उसकी विचारधारा, उसके सिद्धांत सभी को बहुत ही गहराई से समझाया हुआ है। जिसने भी वीडियो देखी ये क्वेश्चन गलत नहीं करना चाहिए था आपको। देखिए कौन कौन सी हैं, जो इडियट है इसको हमने इलियट बनाकर याद किया था कि जो इलियट लोग होते हैं इनके क्या होते हैं, द सेक्रेडुड, इनके सीक्रेट हुआ करते हैं। सेक्रेट को हमने सीक्रेट से बनाया था, इनके क्या होते हैं, सीक्रेट होते हैं। फिर उसके बाद कौन सी आती है, द वेस्टलैंड। ये दोनों ही किसकी है, द मेकिंग ऑफ लिटरेचर इनकी नहीं है, और साइंस एंड पोइट्री भी इनकी नहीं है। आंसर हो जाएगा बी और डी। बी और डी किसके अंतर्गत दिया गया है, आंसर 2।
अगला क्वेश्चन है, राजभाषा आयोग 1955 के अनुसार निम्नलिखित सुझाव दिए गए हैं। यहाँ राजभाषा आयोग पूछ लिया गया और वहाँ 343 पूछ लिया गया। बात एक ही है, क्वेश्चन का लेवल सेम था। कौन कौन से दिए गए हैं तो हम देख लेते हैं। कह रहा है हिंदी सर्वाधिक बोली और समझे जाने वाली भाषा है, यही सारे भारत का एक माध्यम हो। ये बात, ये सुझाव बिल्कुल दिया गया था राजभाषा आयोग 1955 के द्वारा। दूसरा, 14 वर्ष की उम्र तक भारत के प्रत्येक विद्यार्थी को हिंदी का ज्ञान करा देना चाहिए। ये भी बिल्कुल सही था। भारत सरकार के प्रकाशन अधिक से अधिक अंग्रेजी में किए जाएं तो ये नहीं था। उच्च न्यायालयों में क्षेत्रीय भाषाओं का व्यवहार होना चाहिए, ये भी था। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए बी डी। ए बी डी आंसर दिया गया हमारा। ए बी डी किस में है? ए बी डी जो है वो है सेकंड में। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सेकंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी निबंध की तात्विक विशेषता नहीं है? मतलब जो तात्विक विशेषता नहीं है वो देनी है आपको कि निबंध की तात्विक विशेषता कौन सी है। तो निबंध की जो विशेषताएं हैं, निबंध के प्रकार हैं, वो भी आपको करवाई गई है। निबंध की विशेषताएं भी जिसने पेड क्लासेज ली है उनको सबको ये चीज़ें करवाई गई थी। तो आशा रखती हूँ कि ये क्वेश्चन आपके सही ही हुए होंगे। एक बार देख लेते हैं कौन सी विशेषता तात्विक नहीं है। तो देखो, तात्विक अनविनती भी है आपकी, ये भी है, विचारात्मकता ये भी है, और संवादात्मकता नहीं है तात्विक विशेषता, और आत्मव्यंजना भी है। तो 1 2 कौन सी नहीं है वो पूछी, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आचार्य क्षेमेंद्र के ग्रंथों के नाम बताओ। अब आचार्य क्षेमेंद्र आपको बहुत अच्छे से करवाया हुआ कि आचार्य क्षेमेंद्र की जो कौन कौन सी रचनाएं हैं, तो देख लेते हैं। व्यक्ति विवेक इनकी नहीं है। व्यक्ति विवेक किसकी थी? मम्मट की थी, इनकी नहीं है। उसके बाद में 10 कुमार चरित, तो 10 कुमार चरित भी इनकी नहीं है। उसके बाद है कवि कंठाभरण, कवि कंठाभरण इनकी है, और सुवृत तिलक इनकी है। कोड बनवाया गया था कि कहती है तुम्हारा औचित्य ही क्या है जो मुझे छेड़ते हो। जब किसी लड़की को छेड़ दिया जाता है तो क्या करती है वो? पहले तो कवि की तरह कंठ भर गालियां देती है ना। फिर कहती है अच्छा तुम्हारा औचित्य ही क्या है, यानी औचित्य विचार चर्चा, जो मुझे छेड़ते हो। तो छेड़ते से क्षेमेंद्र आ जाएगा कि क्षेमेंद्र की है। और फिर मतलब नीचे झुककर मिट्टी का तिलक लगाती है, यानी सुवृत तिलक लगाती है, और चंडी चरित्र, चंडी का रूप धारण कर लेती है। तो ये सभी कोड से आपको अच्छे से करवाई हुए थे। आंसर हमारा हो जाएगा सी और डी। सी और डी दिया गया 4 में। अगला क्वेश्चन है, स्थापना और तर्क दिए गए हैं। कह रहा है कृष्ण भक्ति काव्य वृत्ति के उत्कर्ष का दर्शन है, सही है। दूसरा कहा इसलिए उसका पूर्ण स्वाद उज्ज्वल रस में होता है, बिल्कुल सही, दोनों ही सही हो जाएंगे। ए बी और आंसर हो जाएगा दोनों सही हैं हमारे, ए बी और आर बी, यानी 4। अगला क्वेश्चन है, मनु भंडारी द्वारा रचित उपन्यास नहीं है। कौन सा मनु भंडारी का नहीं है? तो दोस्तों बार बार मैं कोड रिपीट नहीं करूंगी, जिसने पेड क्लासेज ली है उनको कोड भी याद होगा मनु भंडारी का। जिसने नहीं ली वो भी इस क्वेश्चन को बिल्कुल सही करना चाहेगा, किसी का गलत नहीं होना चाहिए था। आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा? 3, सी और डी। कौन कौन से हैं उपन्यास नहीं है मनु भंडारी के? महाभोज भी मनु भंडारी का है, और आपका बंटी भी है। कौन सा नहीं है? सैलूस और बसंती, ये दोनों इनके नहीं है। अगला क्वेश्चन था, निम्नलिखित कहानियों को उनके वर्ण विषय के साथ सम्मिलित करना है। सारी कहानियां आपको अच्छे से करवाई गई थी। उनकी जो वर्ण वस्तु थी वो भी आपको बहुत अच्छे से करवाई गई थी, यानी उसका जो घटना व्रत था वो भी आपको करवाया गया था। तो शायद सभी का क्वेश्चन सही हो जाना चाहिए था। देखिए सबसे पहले हम लेते हैं वापसी। वापसी में किसका वर्णन है? पारिभाषिक उपेक्षा और अप्रासंगिकता का वर्णन दिया गया है। यानी ए के अंदर क्या है आपकी? 4, और ए के अंदर 4 एक ही ऑप्शन में, ए में, तो आंसर क्या आ जाएगा? ए। नहीं तो तीसरी कसम में भी है किसका? आंचलिक
तत्व का वर्णन दिया गया है तीसरी कसम में भी आपका। उसके बाद कहा माया दर्पण, माया दर्पण में क्या है, नारी स्वतंत्रता है। परमात्मा का कुत्ता जो है इसमें क्या है, नगरीय जीवन की त्रासदी है। तो ये सभी हम मैच करके आराम से क्वेश्चन निकाल सकते थे। अगला क्वेश्चन था प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानी संग्रहों का सही अनुक्रम बताइए। जो कहानी संग्रह हैं उनका सही अनुक्रम आपको देना था। तो सही अनुक्रम कौन सा हो जाएगा आपका, तो हम देखते हैं कि सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा राजा निर्बंसिया। और राजा निर्बंसिया बी ऑप्शन किसमें, केवल एक में है, ए में। तो हमारा आंसर भी क्या हो जाएगा, ए ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आधुनिक ईरान की पृष्ठभूमि पर रक्त रंजित क्रांति का चित्रण निम्न में से किस उपन्यास में किया गया है। ये सभी आपको बहुत अच्छे से करवाए हुए थे और ये क्वेश्चन एक बार नहीं, ये क्वेश्चन कई बार आपके समक्ष रिपीट हुआ था। अब भी अगर आप गलत करते हैं तो बहुत गलत करते हैं दोस्तों। आंसर क्या हो जाएगा, 7 नदियां एक समंदर के अंतर्गत आधुनिक ईरान की पृष्ठभूमि पर रक्त रंजित क्रांति का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है उन्होंने पाश्चात्य नाट्य साहित्य के किताबी ज्ञान को निजी अनुभव और पर्यवेक्षण के खरल में कूट पीस कर सामाजिक दिग्दर्शन का नवीन तथा तथ्यपरक रसायन तैयार किया। प्रसिद्ध नाटककार जगदीश चंद्र माथुर ने उपर्युक्त विचार किस नाटककार के संदर्भ में व्यक्त किए हैं। किसके संदर्भ में, तो ये कथन भी आपको करवाए गए थे। आंसर क्या हो जाएगा, उपेंद्रनाथ अस्क के बारे में। अगला क्वेश्चन है तारीख निम्नलिखित में से किस भाषा का मूल शब्द है। तारीख किस भाषा का मूल शब्द है, ये हमें देना है। तो दोस्तों सभी जानते ही हो किसका हो जाएगा, तारीख किसका है, आपके अरबी भाषा का शब्द है। अगला क्वेश्चन था कथन दिए गए छायावाद श्रृंगार लिप्सा का काव्य है। कथन 2 है वस्तुतः रीतिकालीन श्रृंगार भावना ही छायावाद में अज्ञात आलंबन का आधार बनी। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके 2017 का पेपर था उसके अंतर्गत ज्यों का त्यों आया हुआ था। दोनों ही कथन दिए गए थे, सत्य और असत्य निकालने के लिए हमें दिया गया था। तो दोस्तों देखिए दोनों ही कथन क्या है, हमारे गलत हो जाएंगे और आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कृतियों को उनके प्रकाशन वर्ष के आधार पर सुमेलित करना है। तो सभी की प्रकाशन वर्ष आपको अच्छे से याद भी करवाया हुआ है। दोस्तों देखो आंसू कितने आते हैं, आंसू से ही कर लेते हैं हम। आंसू कितने आते हैं, 25 बताया गया था आपको, कोड बनवाया गया। आंसू कितने आते हैं, 25, यानी आंसू कितने की है, 25 की है। भारत भारती कितने, भारत एक भारत और एक भारती, एक और एक 2, यानी 1912 की है। उसके बाद में देखिएगा लोकायतन, लोकायतन कब का है आपका, 1964 का है। और चित्रलेखा कब की है, चित्रलेखा क्या रहेगी आपकी, 1935। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है स्कंदगुप्त नाटक में स्कंदगुप्त के उदासीन होने से निम्नलिखित कारणों में से कौन सा कारण सही नहीं है। मतलब स्कंदगुप्त के उदासीन होने का कौन सा कारण सही नहीं है। तो विकल्प हमारे समक्ष दिए जा रहे हैं दोस्तों। आंसर हमारा क्या आ जाएगा, छात्र धर्म का अभाव। छात्र धर्म का अभाव जो है ये कारण नहीं था, बाकी तीनों ही आपके कारण थे। अगला क्वेश्चन है सीता हरण तात जनी कहेऊ पिता सन जाई, जो मैं राम को तो कुल सहित कहीनी दसानन जाई। उपयुक्त उदाहरण में कौन सी ध्वनि दी गई है। कौन सी ध्वनि है दोस्तों, ये क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन रखा गया था, लेकिन फिर भी अगर इनको आप आराम से पढ़ते तो आंसर आ जाता। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि दी गई है। अगला क्वेश्चन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार नाथों की संख्या। इतना आसान क्वेश्चन है, मन कर रहा है इसका आंसर नहीं बताया जाए। नाथों की संख्या कितनी मानी है, आंख मिचकर सभी लगाएंगे तब भी 9 हो जाएगी। नाथों की संख्या आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कितनी मानी है, 9 मानी है। सिद्धों की संख्या कितनी मानी, 84 सिद्ध और 9 नाथ।
ये बहुत बार क्वेश्चन भी पूछा जाता है, लेकिन क्वेश्चन बड़ा ही ये इजी होता है। अगला क्वेश्चन है, स्त्री विमर्श के अनुसार स्त्री केवल जैविक उत्पत्ति है। दोस्तों ये क्वेश्चन एक बार नहीं, ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया था, और ये क्वेश्चन पूछा गया था अब के शायद 2018 का जो पेपर था, 2017 का या 18 का जो पेपर था उसमें पूछा गया था। ये पेपर पीछे के जो 15 साल के पेपर क्वेश्चन पेपर हैं, ये मैंने आपको सोल्व कर, पीछे के 15 क्वेश्चन पेपर मैंने आपको सोल्व करवा रखे हैं। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर जो विगत वर्षों के प्रश्न पत्र हैं उसमें जाकर देख सकते हैं, और जिसने भी वो क्वेश्चन देखे उनको कम से कम भी नहीं तो 10 क्वेश्चन का फ़ायदा यहाँ पर हुआ है। बिल्कुल ये कथन मेरे द्वारा करवाया गया था, तो ये क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। दूसरा कहता है, पितृसत्तात्मक व्यवस्था स्त्री के व्यक्तित्व और विचारों का नियमन नहीं कर सकती, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा दोनों ही गलत हैं। अगला क्वेश्चन था, नामवर सिंह की निम्नलिखित कृतियों को प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही अनुक्रम में व्यवस्थित करना है। नामवर सिंह की जो कृतियां हैं उनको व्यवस्थित हमें करना है। तो दोस्तों देखो, सबसे पहले नामवर सिंह की आ जाएगी हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योगदान, यानी ए, और ए 2 ऑप्शन में हमारे समक्ष है। फिर अगली देखते हैं हम, अगली हो जाएगी छायावाद, छायावाद सी, तो ए के बाद सी किस में आ रहा है, 4 में, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित बोली वर्गों को उनसे संबंध बोलियों के साथ सुमेलित करना है। एक तरफ बोली वर्ग दिया गया है, ये आपके इवनिंग में भी पूछा गया था और ये मॉर्निंग में भी पूछा गया है, बस थोड़ा सा बोली वर्ग चेंज कर दिया गया है, बाकी सेम ही आपके हैं। तो एक बार हम देख लेते हैं। सबसे पहले राजस्थानी, राजस्थानी में कौन सी राजस्थानी वर्ग में कौन सी बोली आ जाती है आपकी, राजस्थानी में आ जाएगी कौन सी, मालवी। तो ए के अंदर 4 है, ए के अंदर 4 सिर्फ एक ऑप्शन में है, तो यहाँ से समय बचाइए और आगे बढ़ जाना हमें चाहिए, बाकी सभी मैच करोगे आराम से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तमस उपन्यास के पात्र। दोस्तों अगर ये भी किसी को याद नहीं थे तो शायद हमने कुछ भी नहीं पढ़ा। तमस तो इतने आसान, सभी का पढ़ा हुआ होना चाहिए। जो भी नेट की तैयारी करना चाहता है तो तमस एक बार नहीं, पता नहीं कितनी बार उनको पढ़ लेना चाहिए। तो तमस के पात्र कौन कौन से थे आपके, तमस के पात्र हमारे हो जाएंगे, रिचर्ड्स भी थे, रिजर्ट्स दे दिया इसने, और दूसरे कौन थी, लीजा। ये दोनों ही इसके पात्र थे, यानी बी और सी, बी और सी किस में दिया गया, 3 में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में तालव्य वर्ण कौन से, वहां दंते पूछे गए थे और यहाँ तालव्य पूछे गए हैं, तो बताओ क्वेश्चन में कौन सा अंतर था। क्वेश्चन दोनों ही एक जैसे, क्वेश्चन पेपर दोनों ही एक जैसे ही थे, लेवल सेम दोनों का रखा गया है। ये बस हम अपनी मेहनत तो करते नहीं हैं। ऐसे लोग जो ये कमेंट करते हैं, ये बोलते हैं ना कि मॉर्निंग का पेपर बहुत कठिन था, इवनिंग का पेपर जो है वो आसान था, ऐसा दोस्तों कुछ भी नहीं था, बस हम थोड़े से एक्सक्यूज लगा देते हैं। पेपर का लेवल जो दोनों आपके समक्ष ही क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको भी देखना चाहिए था। मॉर्निंग का भी देखा, इवनिंग का भी देखा होगा, मॉर्निंग का भी देख रहे हैं आप लोग, तो आपको ही पता है कि पेपर कैसे हैं। तो बताइएगा तालव्य वर्ण कौन से हैं। हमने बहुत अच्छे से आपको ये करवाए हुए हैं। उच्चारण स्थान, हिंदी में 9 उच्चारण स्थान होते हैं, और ये जो उच्चारण स्थान होते हैं ये सभी मैंने आपको करवाए हुए हैं। और जो लोग नए हैं वो मेरे वीडियो की प्लेलिस्ट में जाकर, चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। उच्चारण स्थान से संबंधित वीडियो बनाई हुई है, एक बार देख लोगे तो ज़िंदगी में किसी भी एग्जाम में कभी गलत इसको नहीं करोगे। तो देखो, तालव्य वर्ण पूछा हमारा, तालव्य वर्ण कौन सा होता है आपका, च वर्ग होता है। और च वर्ग में क्या है, एक च है और एक कौन सा दिया गया है, जय दिया है। च छ जय दोनों ही हैं, यानी ए और डी, और ए और डी जिस भी ऑप्शन में होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ए और डी दिया गया है किसके अंदर, हमारे 4 के अंदर, तो आंसर भी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रेमचंद कृत प्रायश्चित कहानी के पात्र कौन कौन से हैं। देखिए, प्रायश्चित कहानी के पात्र पूछे गए, प्रायश्चित कहानी आपको करवाई हुई है, तो प्रायश्चित कहानी के पात्र कौन कौन से हो जाएंगे, देखते ही निकल जाएगा। सुबोध चंद्र और मदारी लाल दोनों किसके थे, पाश्चात्य के थे।
अगला क्वेश्चन है, अंधा युग के निम्नलिखित पात्रों को उनकी प्रमुख चारित्रिक विशेषताओं के साथ सुमेलित करना है। तो दोस्तों कौन कौन से अंधा युग के पात्र हैं, उनकी चारित्रिक विशेषताएं क्या थी, ये सुमेलित करना था। तो सबसे पहले हमारे पास आया युयुत्सु। युयुत्सु कैसा व्यक्ति था, सत्याग्रही था। तो जो आंसर है ए के अंदर क्या आ जाएगा, 3। और ए में 3 सिर्फ एक ऑप्शन में है, 3 के अंदर ही यहाँ से आंसर लगाइए और आगे बढ़ जाइए। बाकी सभी देखिए। अश्वत्थामा था, तो अश्वत्थामा की जो थी वो कैसी थी आपके, अश्वत्थामा पाशविक हिंसक प्रवृत्ति का था, सभी जानते हैं। फिर है संजय। संजय कैसा था आपका, संजय संशयग्रस्त था। और विदुर, विदुर कैसा था, कर्मलोक से बहिष्कृत तटस्थ व्यक्ति था। तो बिल्कुल सही है, सारे ही हमारे सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन था, मानस का हंस उपन्यास के पात्र नहीं है। कौन सा मानस के हंस का नहीं है, तो मानस का हंस भी आपको अच्छे से करवाया गया है। कौन नहीं है, बीरबल सिंह जाह्नवी। जो बीरबल सिंह और जो जाह्नवी है, ये दोनों ही आपके मानस के हंस के पात्र नहीं है। अगला क्वेश्चन है, फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। फोर्ट विलियम कॉलेज से जुड़े हुए सारे कवि आपको करवाए गए थे। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना वगैरह सभी आपको अच्छे से करवाई हुई है। तो ये क्वेश्चन भी किसी का गलत नहीं होना चाहिए था। कहा कौन सी विशेषता सही नहीं है, इस कॉलेज के प्राचार्य जॉन गिलक्राइस्ट थे। तो ये बिल्कुल सही है। इंग्लैंड से नवागत अंग्रेज अफसरों के प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई थी, ये भी सही है। आधुनिक भारतीय भाषाओं की जानकारी नहीं दी जाती थी, ये बात क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। इसकी स्थापना 1800 में हुई, ये भी सही है। तो सही कौन नहीं है, 3, और 3 ही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि श्रद्धा और मनु अर्थात मनन के सहयोग से मानवता का विकास रूपक है तो भी बड़ा ही भावमय और श्लाघ्य है। कामायनी के संदर्भ में उपरोक्त कथन किसका था, तो किसका हो जाएगा दोस्तों, जयशंकर प्रसाद का। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, देश प्रेम है क्या, प्रेम ही तो है, इस प्रेम का आलंबन क्या है। सारा देश अर्थात मनुष्य, पशु पक्षी, नदी नाले, वन सहित सारी भूमि, उक्त कथन किसका है। तो किसका हो जाएगा, देखते ही पहचान जाओगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आर्य भाषाओं के अंतर्गत नहीं आती। ये पूछा आपसे 8वीं अनुसूची के अंतर्गत नहीं आती, ये नहीं पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा गया आर्य भाषाओं के अंतर्गत नहीं आती है। आर्य भाषाओं के अंतर्गत कौन सी नहीं आती, ये मॉर्निंग में भी क्वेश्चन पूछा गया है और ये आपके इवनिंग में भी पूछा गया है। तो आर्य भाषाओं में कौन नहीं आती है आपकी, यहाँ अरबी आर्य भाषाओं में नहीं आती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बिंदु पर महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच मतभेद था। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको नहीं करवाया गया था, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, आ जाएगा अलग मतदान सूची। ये आपको डिस्कशन भी नहीं हुआ था और ये टॉपिक भी शायद भीमराव अंबेडकर अवश्य करवाया गया था, लेकिन ये क्वेश्चन जो है ये शायद आपसे नहीं करवाया गया। अगला है, जगदीश चंद्र माथुर के नाटकों के प्रमुख स्वर कौन कौन से हैं। तो जगदीश जो चंद्र माथुर थे, जगदीश चंद्र माथुर के सभी नाटक जो हैं वो आपको बहुत अच्छे से करवाए थे, उनकी विषय वस्तु भी करवाई हुई है। तो उसके आधार पर आप ये क्वेश्चन भी बड़ी आसानी से निकाल सकते थे। देखो पहला है, प्राचीन पात्र प्रसंगों द्वारा सामयिक समस्याओं का प्रकाशन, तो ये बिल्कुल ही किया है इन्होंने। उसके बाद कह रहा है कि प्रसाद की राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना का विकास इन्होंने नहीं किया। अगला है, रामलीला पद्धति द्वारा तुलसी के मानस मर्म को आधुनिक पाठकों तक पहुंचाना, तो ये भी बिल्कुल किया है उन्होंने। मध्यवर्गीय सामाजिक का नहीं किया है। 2 ही ऑप्शन लेने थे, ए और सी। ए और सी किसके अंदर है, 3 में, तो आंसर भी क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित हमें करना है। देखिए दोस्तों सुमेलित कर देते हैं। सबसे पहले कवि वचन सुधा। कवि वचन सुधा किसकी हो जाएगी, सभी जानते हो, सभी लिखवा रखे हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र की पत्रिका हो जाएगी।
फिर दिया गया है हिंदी प्रदीप, हिंदी प्रदीप किसकी हो जाएगी आपकी, बालकृष्ण भट्ट की हो जाएगी। फिर कहा ब्राह्मण, ब्राह्मण कौन थे, प्रताप नारायण मिश्र थे। फिर कहा आपके सदादर्श, सदादर्श किसकी हो जाएगी, लाला निवासी दास मिश्र की। तो सही आंसर एक के अंदर क्या है, एक के अंदर 3 और एक के अंदर 3 किस में दिया गया है, 2 के अंदर। तो आंसर हमारा 3 हो जाएगा दोस्तों, सभी मिलान कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं छायावाद की नहीं है। छायावाद की कौन सी रचनाएं नहीं है वो हमें देखना था। तो देखिए दोस्तों कौन कौन सी छायावाद की रचनाएं नहीं हैं। तो एक तो पथिक नहीं है और एक क्या है, मिलन नहीं है। पथिक और मिलन ये दोनों ही नहीं है, बाकी रश्मि भी है और झरना भी है। दोनों रचनाएं नहीं है, बी और सी, और बी और सी किस जो भी ऑप्शन में होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर हो जाएगा कौन सा, 3। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी आधुनिक काल की रचनाएं हैं। तो आधुनिक काल की रचनाएं कौन सी हैं ये हमें निकालना था दोस्तों, सभी निकाल ही सकते थे। आधुनिक काल की ये तो क्या हो जाएगी, उद्धव शतक हो जाएगी और एक भ्रमर दूत, ये दोनों ही आधुनिक काल की रचनाएं आपकी हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए और सी, ए। अगला क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर आधुनिकता का तत्व नहीं है। उत्तर आधुनिकता का तत्व कौन सा नहीं है ये हमें देना था। विकेंद्रीकरण, केंद्रवाद, विखंडन और स्थानीयता कौन सा नहीं है। तो कौन सा नहीं हो जाएगा, केंद्रवाद नहीं होगा। ये आधुनिक युग की विशेषता नहीं था, आधुनिक युग का तत्व नहीं था। अगला क्वेश्चन है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम कौन सा है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको करवाया गया था, प्रकाशन वर्ष आपको देखने थे और प्रकाशन वर्ष के आधार पर सबसे पहले कौन सा आ जाएगा, इसमें देवरानी जेठानी की कहानी, और एक में डी केवल एक में दिया गया है और एक ही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिंदूर की होली के किस पात्र ने विधवा मनोरमा का हाथ जीवन भर अविवाहित रहने के लिए पकड़ा, न कि उसे अपनी स्त्री बनाने के लिए। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों सिंदूर की होली से। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, आंसर आ जाएगा मनोज शंकर। अगला क्वेश्चन था, स्थापना थी, काव्य का आलंबन विशिष्ट व्यक्ति नहीं सामान्य जन ही हो सकता है। तो सही और गलत हमें देखना था, कौन सा सही और कौन सा गलत। तो दोस्तों ये गलत हो जाएगा, क्योंकि कहा कि व्यक्ति नहीं सामान्य जन ही हो सकता है। तो ये बात हमारी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। दूसरा, क्योंकि काव्य का केंद्र विषय मनुष्य है, ये बात बिल्कुल सही है कि काव्य का केंद्र विषय क्या है, मनुष्य है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, आंसर हो जाए ए गलत आर सही, ए गलत आर सही 2 में है, तो 2 ही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वर्ण विषयों को उनसे संबंध उपन्यासों से सुमेलित करना है, यानी जो विषय वस्तु दी गई है उसको उसके उपन्यासों के साथ सुमेलित करना है। और दोस्तों ये बहुत अच्छे से सारे के सारे जो उपन्यास है उनकी कथा वस्तु आपको मैंने जिसकी डिटेल लगवानी है सभी की डिटेल से करवाई है, और जिसकी केवल विषय वस्तु पूछी जाती है उनकी मैंने 2-2 लाइन में विषय वस्तु करवाई हुई है। जैसे पार्थिव परी कथा की है, मैयादास की माड़ी, नाचो बहुत गोपाल, है ना, इन सब की आपको करवाई हुई थी। तो देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास है उच्च मध्यवर्गीय वृद्ध व्यक्तियों की जीवन स्थितियों का चित्रण किस में किया गया है। तो ये समय सरगम में किया गया है। एक का मेल हो जाएगा 4 से और एक में 4, एक ही ऑप्शन में है 3 में। तो आंसर भी क्या हो जाएगा, 3 ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, त्रिशंकु के नाटककार कौन है। त्रिशंकु के नाटककार पूछे गए हैं दोस्तों। किसका नाटक है ये नाटक हो जाएगा आपका ब्रज मोहन शाह का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। जो कथन सही नहीं है वो आपको देना है। प्लेटो अरस्तु के संपूर्ण विचारधारा आपको करवाई हुई है, तो कौन सा सही नहीं है वो आपको निकालना है। तो दोस्तों डायरेक्ट आंसर बता देती हूँ, ये 4 हो जाएगा कि अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत प्लेटो के अनुकरण सिद्धांत का अनुकरण मात्र है, ऐसा नहीं है। अगला क्वेश्चन है, गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुशरो घर आपने रैन बही चहु देश।
उपयुक्त दोहा अमीर खुसरो ने किस संदर्भ में कहा है। दोस्तों एक बार नहीं पता नहीं कितनी बार आप लोगों को करवाया गया। और ये जो कबीर की बानियाँ हैं या इस प्रकार के दोहे हैं, ये तो मैं चलते चलते भी क्लास में कई बार रिपीट करती हूँ। तो ये तो सभी को अच्छे से याद ही हो जाते हैं, अच्छे से ये कहीं रटे हुए होते हैं कि दोहा अमीर खुसरो। अच्छा ये का पूछा गया था कि किस संदर्भ में कहा गया है, तो हजरत निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु पर कहा गया था। और ये पूरी कहानी भी आपको अच्छे से सुनाई थी क्लास में, तो इसको तो किसी ने गलत नहीं किया होगा और ना ही इसको कभी हम भूल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त नाटक में चाणक्य की संशोधोक्तियां निम्नलिखित में से कौन सी हैं। चंद्रगुप्त नाटक के अंतर्गत चाणक्य ने कौन कौन सी जो संवाद किए थे, संवाद उक्तियां जो की थी, उनको हमें बताना है। तो कौन कौन सी हो जाएगी, सारी जो नाटक और उनके जो संवाद हैं वो आपको लिखवाए हुए हैं। तो देखो आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ आंसर हो जाएगा बी और सी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से स्त्री नाटककारों की कौन सी रचनाएं हैं। दोस्तों ये भी इतना आसान क्वेश्चन पूछना था, स्त्री नाटककारों की कौन कौन सी रचनाएं हैं। तो देख लीजिएगा, परजा ही रहने दो ये किसकी है जानते हो आप, ये स्त्री की नहीं है। बिना दीवारों का घर है, ये स्त्री की है। दूसरा है उत्तर उर्वशी, ये भी नहीं है। और नेपथ्य राग, ये भी स्त्री का ही है। तो आंसर हो जाएगा हमारा बी और डी। बी और डी किस में है, 3 में। दोस्तों ये हैं किसकी, ये यहाँ नहीं बता रही हूँ क्योंकि ये सभी उस समय आपको बता चुकी हूँ जब तैयारी करवा रही थी। अभी अगर सभी बताने लगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए ये सभी आपको नहीं बताए जा रहे कि हैं किसकी। अगला क्वेश्चन है, साधो देखो जग बहराना, सांची कहो तो मारन धावे, झूठे जगपतियाना। हिंदू कहत है राम हमारा, मुसलमान रहमाना। आपस में दोहू लड़े मरतू है, मरम कोई नहीं जाना। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा कबीर का संदेश नहीं है, मतलब कबीर ने इन पंक्तियों के माध्यम से कौन सा संदेश नहीं दिया है। तो जानते हो कि कबीर ने ये जो पंक्तियां कही हैं, इनमें कौन सा संदेश हमें नहीं दिया वो चुनना। सॉरी दोस्तों, कौन सा नहीं दिया है वो हमें चुनना है। तो पहला कह रहा है, पहला क्वेश्चन जो है वो हमारे समक्ष इन्होंने दिया और क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, एक सेकंड दोस्तों, बस थोड़ा सा कुछ ले लेती हूँ, ठंड लग रही है तो ओढ़ने के लिए ले लेती हूँ कुछ, उसके बाद आती हूँ। हाँ जी दोस्तों देखिएगा, आंसर क्या हो जाएगा हमारा, कौन सा नहीं कहा है। तो कहा है कि धार्मिक असहिष्णुता की बात, तो ये भी हमारा क्या है, नहीं कहा गया है इसमें कि धार्मिक असहिष्णुता की कोई बात नहीं की गई है, बाकी तीनों कहे गए हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पाश्चात्य आचार्यों का जन्म वर्ष के आधार पर सही क्रम कौन सा होगा। पाश्चात्य आचार्य दिए गए हैं और दोस्तों मैं यहाँ इनकी डेट आपको नहीं बताने वाली हूँ। जिसने पेड क्लासेज ली सभी को याद ही होंगी, जिसने यूट्यूब पर पाश्चात्य काव्य शास्त्र की वीडियो देखी है उनको भी सभी को याद होंगी। कोड से ही मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारा आ जाएगा कॉलेज, है ना। कॉलेज में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं तो फिर क्या होता है, ससुर मिल जाता है। ससुर मिल जाता है तो वह बहुत ही क्या होता है, रिचर्ड होता है। और जब रिचर्ड होता है तो क्या मचाता है, रोला मचा देता है। तो ये सभी कोड आपको करवाए हुए हैं। आंसर क्या आ जाएगा हमारा, सेकंड। अगला क्वेश्चन है, प्रेम मार्गी सूफी काव्य की विशेषताएं हैं। दोस्तों प्लेलिस्ट में भी जाकर देखिएगा, सूफी काव्य की विशेषताओं से संबंधित वीडियो बनाई गई है। और पेड क्लासेज वाले तो कभी इसको गलत ही नहीं करते थे, अगर फिर भी गलत किया है तो बहुत ज़्यादा गलत आपने किया है दोस्तों, इतनी गलतियां नहीं करनी चाहिए थी। इस प्रकार के क्वेश्चन जो आपको करवाए हुए हैं वो कभी आपको गलत नहीं करने चाहिए थे। आंसर क्या आ जाएगा हमारा, सेकंड। अगला क्वेश्चन है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का अनिश्चितता शब्द संबंधी विवाद किस लेखक में
किस लेखक से हुआ था दोस्तों, ये आपको नहीं करवाया हुआ था। इसका आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 2, बाल मुकुंद गुप्त। लेकिन हाँ, ये क्वेश्चन का भी डिस्कशन आपके साथ नहीं हुआ, क्लास में भी नहीं हुआ और ना ही क्वेश्चन पेपर में ये करवाया गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा मार्क्सवादी विचारधारा के प्रतिकूल है। कौन सी प्रतिकूल है मार्क्सवादी विचारधारा के, तो ये आप अपने सेंस के आधार पर भी निकाल सकते थे। आंसर क्या आ जाएगा आपका, इतिहास चक्र है। बाकी तो ये सभी जो हैं ये क्या थे, प्रतिकूल नहीं थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उपन्यास में उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के एक कस्बा नुमा गांव शिवपालगंज की कहानी का वर्णन दिया गया है। तो दोस्तों ये तो क्वेश्चन किसी का गलत होना ही नहीं चाहिए था। किसमें है शिवपालगंज की कहानी का वर्णन, किसमें है, राग दरबारी में। और राग दरबारी बहुत अच्छे से आपको करवाया गया था, सारे पात्र सब कुछ डिटेल पूरी आपको करवाई गई थी। अगला क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में कयामत का वर्णन है। कयामत का वर्णन किस में दिया गया है दोस्तों, आखिरी कलाम में, बाबर की कयामत का वर्णन। ये सभी आपको अच्छे से लिखवा भी रखे हैं और याद भी करवा रखे हैं, तो ये क्वेश्चन भी आपके कभी गलत नहीं होने चाहिए थे। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भवानी प्रसाद मिश्र की कविता सतपुड़ा के जंगल में गोंड जाति निम्नलिखित में से किसको पाल कर बैठी है। तो दोस्तों किसको पाल कर बैठी थी, मुर्गे और तीतर को। और ये क्वेश्चन जो है ये आपको इतनी आसानी से सही हो जाना चाहिए था दोस्तों। केवल कविताएं मैंने पढ़ाई ही नहीं, सतपुड़ा के जंगल आपको प्रत्येक की, जिसने पेड क्लासें ली हैं उनकी प्रत्येक की स्क्रीन के ऊपर मैंने सभी को भेजी थी। और एक बार भी अगर हमने इसको खोल कर देखा, इसका रिवीजन किया, तो ये क्वेश्चन हमारा बिल्कुल सही होना चाहिए था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। तद्भव कौन सा नहीं है, तो काज है, आखर है, कान है, ये सभी तद्भव हैं। कौन सा तद्भव नहीं है, वायु शब्द तद्भव नहीं है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित कविता संग्रह का सही अनुक्रम बताओ। तो ये कविता संग्रह हैं, इनका सही अनुक्रम हमें देना था। तो दोस्तों सभी जानते ही हो, परिमल कब का हो जाएगा आपका, परिमल हो जाएगा 1930 का, लहर कब की 1933 की, ग्राम्या कब की 1940 की, और दीप शिखा कब की है 1942 की। आप अगर कोड से लगाना चाहते थे तो कोड से भी लगा सकते थे, और अगर कोड डेट याद थी तो डेट के आधार पर भी लगा सकते थे। आंसर हो जाएगा सेकंड। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भाषाओं को विकास के उनके क्रम में व्यवस्थित करना था। दोस्तों ये क्वेश्चन वहाँ भी पूछा गया और यहाँ भी आपसे पूछा गया है। देखिए जो यहाँ जो क्रम दिया गया है उसके अनुसार सबसे पहले कौन सी आ जाएगी हमारी, बी आ जाएगी, प्राकृत। पहली प्राकृत के बाद में हमारे समक्ष कौन सी आ जाएगी आपकी, आ जाएगी शौरसेनी। शौरसेनी से कौन सी आ जाएगी आपकी, पूर्वी हिंदी। और पूर्वी हिंदी के बाद हो जाएगी हमारी वर्तमान हिंदी, यानी पश्चिमी हिंदी कह सकते हो, वर्तमान हिंदी कह सकते हो। तो सबसे पहले हमारे पास बी, और बी एक ही ऑप्शन है सेकंड में, तो आंसर भी क्या हो जाएगा, सेकंड। अगला क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निम्नलिखित में से द्वाश्रय काव्य के रचयिता कौन हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको नहीं करवाया गया था, और फिर भी अगर आप थोड़े से इसमें ध्यान देते कि कौन किसकी रचना है, मतलब किसकी कौन सी रचना है, ये सभी आपको याद करवाई हुई हैं। तो जो द्व्याश्रय काव्य है ये किसका था, आपके हेमचंद्र का था, ये रचना आपको नहीं करवाई गई थी। अगला क्वेश्चन है, जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित निबंधकारों का सही क्रम बताइएगा। तो ये सभी निबंधकार का सही क्रम आपको याद ही होगा। देखिए सबसे पहले हम करते हैं रामवृक्ष बेनीपुरी। बेनीपुरी कब के हैं, 1899 के, कहीं कहीं क्या मिलता है 1901 भी मिल जाती है। नलिन विलोचन शर्मा मुझे याद नहीं आ रहे हैं। रामविलास शर्मा की है, वो कब की है, 19
1912 के हैं। नंदुलारे वाजपेयी 1906 के हैं। इनके अनुसार भी यदि आप विकल्प बनाते तो आंसर हो जाता ए। अगला क्वेश्चन है, वस्तु विकास की दृष्टि से अंधा युग के अंकों का सही क्रम आपको देना था। तो दोस्तों ये क्वेश्चन 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, हूबहू क्वेश्चन उठाकर दिया गया है। मैंने 2018 का पेपर सोल्व करवाया अभी अभी आपके एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले ही, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल वहाँ करवाया गया था। सबसे पहले क्या आ जाएगा आपका, सबसे पहले जो आ जाएगा वो आ जाएगा कोरवी नगरी, उसके बाद में आ जाएगा पशु का उदय। तो पहले आ जाएगा कोरवी नगरी ए सबके अंदर दिया गया। दूसरा दिया गया है कि पशु का उदय सी, ए के बाद सी 2 में दिया गया। फिर पशु के उदय के बाद में आ जाएगा अश्वत्थामा का अर्ध सत्य। तो फिर ये दिया गया किसके अंतर्गत, आपका आंसर ऑप्शन 3 में। तो आंसर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सांप्रदायिक की विद्वेष और विभाजन की त्रासदी पर आधारित उपन्यास कौन कौन से हैं। दोस्तों ये आपको देना था, देखिए कौन कौन से हैं। तो एक तो तमस हो जाएगा और एक झूठा सच। ये दोनों ही किसके ऊपर हैं, आप झूठा सच भी और तमस भी दोनों किसके ऊपर हैं, आपके त्रासदी पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, विद्यानिवास मिश्र द्वारा रचित निबंध नहीं है। कौन सा विद्यानिवास मिश्र का निबंध नहीं है। विद्यानिवास मिश्र के सभी निबंध आपको अच्छे से कोड के साथ करवाए गए थे। तो आशा रखती हूँ सभी को कोड याद आ ही गया होगा। और जिसने भी पेड क्लासेज नहीं ली हैं उसने भी भाई किसी न किसी प्रकार से तो याद किए ही होंगे, या तो कोडिंग बना के याद किए होंगे या फिर डेट के साथ रटकर याद किए होंगे। तो याद तो आप लोगों ने किए ही होंगे। चलो देख लेते हैं। एक तो हो जाएगा अस्मिता के लिए और एक हो जाएगा अंगद की नियति। ये दोनों ही किसके हैं, विद्यानिवास मिश्र द्वारा रचित निबंध हैं। अगला क्वेश्चन है, दूधनाथ सिंह द्वारा रचित कहानी संग्रह कौन कौन से हैं। तो दूधनाथ सिंह की कहानी संग्रह भी आपको बहुत अच्छे से करवाए हुए हैं। क्या हो जाएगा, धर्मक्षेत्र, कुरुक्षेत्र हो जाएगा और निष्कासन हो जाएगा। ए और डी किसके अंदर हैं, आपके 4 में है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष दिया गया है, ओ मेरे आदर्शवादी मन, ओ मेरे सिद्धांतवादी मन, अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया। उपयुक्त पंक्तियों के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। जो नहीं है वो हमें चुनना था। तो असमंजस की स्थिति यहाँ नहीं है, बिल्कुल क्लियर यहाँ कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, कथन दिया गया, साहित्य में लोक ही प्रमाण है। साहित्य में लोक ही प्रमाण है, सही है। अगला कह रहा है, लोक साहित्य की गुणवत्ता प्रमाणित करने के लिए शास्त्रीय प्रतिमानों की आवश्यकता होती है। होती तो दोस्तों है, लेकिन ये बिल्कुल सही नहीं है, ये आंशिक रूप से सही है। और ऐसा हमें दिया नहीं गया है कि कहीं ये आंशिक रूप से सही हो बाकी गलत हो। तो हम आंसर इसमें क्या चुनते हैं, 3 चुनते, ए सत्य हो रहा है गलत। अगला क्वेश्चन है, रामचरितमानस। अगला क्वेश्चन है, रामचरितमानस के उत्तरकांड में उन्होंने ज्ञान की अपेक्षा भक्ति को कहीं अधिक सुसाध्य और आशु फलदायिनी कहा है। यह कथन किसका है। तो ये कथन हमें निकालना है, ये कथन किसका है। विकल्प दिए गए हैं, श्याम सुंदर दास, राम स्वरूप चतुर्वेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और मलियच। तो ये किसका था दोस्तों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगला क्वेश्चन है, आवारा मसीहा किस साहित्यकार की औपनिवेशिक जीवनी है। दोस्तों एक बार नहीं, पता नहीं कितनी ही बार शायद किसी ने भी ये क्वेश्चन गलत नहीं किया होगा। इतना आसान क्वेश्चन है कि हर स्टूडेंट ने इसको सही किया होगा। आंसर क्या आ जाएगा, 3 शरद चंद्र। अगला क्वेश्चन है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानियों का सही संग्रह हमें बताना था। ये कहानियाँ दी गई हैं और नींद में सोते सोते भी आपको याद आ ही गया होगा क्वेश्चन। अगर नींद में होंगे तब भी ये सही क्वेश्चन करेंगे आप, इतनी अच्छे तरीके से आपको रटाई गई है। तो हम देख लेते हैं एक बार कि धुलाई वाली कब की थी भाई, 1907 की। 11 वर्ष का समय कब का था, 3 का। एक टोकरी भर मिट्टी का स्प्रे कब किया था, 19
एक में, और प्लेग की चुड़ैल 1902 की रचना थी। डेट भी सभी को याद थी, नहीं तो जो कोड बनवाया गया उस कोड से करते तब भी आपका आंसर निकल जाता। आंसर हो जाएगा 2। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचनाएं हैं, यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी की कौन कौन सी रचनाएं हैं वो हमें देनी थी। तो देखो दोस्तों, हजारी प्रसाद द्विवेदी की हो जाएगी, अगर हम देखते हैं कि आधुनिक साहित्य सृजन और समीक्षा, ये इनकी नहीं है। साहित्य का मर्म हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। और उसके बाद कहा मध्यकालीन धर्म साधना, ये भी इनकी है और ये इनकी नहीं है। तो आंसर हो जाएगा बी और सी। बी और सी दिया गया 2 में। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से हमें सुमेलित करना है। सूची 1 में हमें दी गई हैं कुछ जैसे रचनाएं, और सूची 2 में दिए गए उनके रचनाकार। सूची 1 में अलमा कबूतरी है। दोस्तों ये क्वेश्चन, ये सारे के सारे आपको बहुत अच्छे से कोड के साथ रटवाए हुए, इतने आसान कोड के साथ कि शायद कोई गलत नहीं करेगा इनको। और वास्तव में मज़ा आ रहा होगा क्वेश्चन पेपर को सोल्व करते हुए। लोग तो इसे कठिन कह रहे थे, लेकिन सारी ही रचनाएं करवाई हुई आ रही है। देखो अलमा कबूतरी, अलमा कबूतरी किसकी थी? मैत्री पुष्पा की। तो झूला नट था, अलमा कबूतरी थी, ये सभी आपको बहुत अच्छे से कोड से करवाए हैं। अगली है छिन्नमस्ता। छिन्नमस्ता किसकी थी? प्रभा खेतान की। सूखते चिनार किसकी थी? आपके मधु कांकरिया की। और पारिजात किसकी थी? पारिजात हो जाएगी नासिरा शर्मा। आंसर हो जाएगा हमारा 2। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, महादेवी के साहित्य में कहीं निष्क्रिय दया नहीं, वरन रचनात्मक करुणा का ही भाव वर्तमान है। उपयुक्त पंक्तियां किस आलोचक की हैं? तो ये पंक्तियां आपको बहुत अच्छे से करवाई गई हैं। किसने कहा था? महादेवी वर्मा के स्वरूप को क्या किया गया इसमें? उजागर, यानी राम स्वरूप चतुर्वेदी की ये पंक्तियां थी। तो इस प्रकार से कोड से आपको याद करवाया था। अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है कि मलिक मोहम्मद जायसी की प्रेम कविता हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन और नामकरण करते हुए उपयुक्त नामकरण किस साहित्य इतिहासकार ने सुझाया है? तो ये हमारा जो आंसर था, इसका आंसर क्या हो जाएगा? जॉर्ज ग्रियर्सन। आंसर हो जाएगा जॉर्ज ग्रियर्सन। ये भी आपको करवाया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से दलित आत्मकथाएं नहीं है। सारी दलित आत्मकथाएं आपको कोड से करवा रखी हैं। देखो आज के अतिथि, ये भी क्या है? आपकी दलित आत्मकथा है। जो तिरस्कृत है, दोस्तों देख लीजिए, एक सेकंड थोड़ा सा देखते हैं। आज के अतीत है, ये नहीं है ना अपनी आज का अतीत जो है ये नहीं है, तिरस्कृत है, ये आत्मकथा है अपनी। और कौन सी है? पानी बिच मीन प्यासी, ये भी क्या है? आत्मकथा है। और मेरी पत्नी मेरी भेड़िया, ये भी नहीं थी आपकी। आंसर हो जाएगा डी और सी। डी और सी किस में है आपके? डी और सी, बी और सी है 2 में। दोस्तों बस बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, कहने का अर्थ ये है, क्योंकि सारे दिन भर ऑफलाइन क्लासेज में काम करना पड़ता है। और अभी जो है वो वीडियो बना रही हूँ आपके लिए। शायद टाइम आपको दिख ही रहा होगा, 9:48 हो चुके हैं रात के, और अभी वीडियो बना रही हूँ। बस यही था कि कुछ लोगों का कहना था, मैम इवनिंग शिफ्ट का तो करवा दिया, हमारा मॉर्निंग का क्यों नहीं करवाया? मॉर्निंग का पेपर है। कुछ का ये भी कमेंट था कि मॉर्निंग का पेपर ना कठिन था, इसलिए मैम ने सोल्व नहीं करवाया। भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी पेपर आप देख ही रहे हो, मॉर्निंग का कौन सा आपको कठिन दिखाई दे रहा है? कठिन नहीं है, पेपर एक जैसा ही आपका है, पर बस थोड़ा समय नहीं लग पाता है। ऑफलाइन क्लासेज भी हमारी चलती हैं और कुछ दिन में ऑनलाइन भी शुरू कर दी जाएंगी, इसलिए थोड़ा टाइम का अभाव होता है। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि एक का सोल्व करवा दिया जाए और एक शिफ्ट वाले मेरे लिए जो हैं पराए हैं, एक के अपने हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। पर बस थोड़ा समय का अभाव था, इसलिए नहीं करवा पाई। अगला क्वेश्चन है, पुनर्जागरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो पुनर्जागरण आपको अच्छे से करवाया गया है, कौन से कथन सही हैं? आंसर आज देखते हैं। हमारा 2 जातीय संस्कृतियों की टकराहट भी पुनर्जागरण में हमें
देखने को मिलती है। और मनुष्य की आदिम प्रवृत्तियों की तलाश नहीं है, परंपराओं का यथार्थ अनुपालन भी नहीं है, मनुष्य के संपूर्ण तथा संश्लिष्ट रूप की खोज की गई, तो ये भी है। ए और डी आंसर एक में हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है आगे हमारे दोस्तों, ये आ गए हैं सारे के सारे फिर पैराग्राफ के क्वेश्चन। तो पैराग्राफ के क्वेश्चन मैं आपको नहीं करवाती हूँ, ये आपको खुद ही करने होंगे और कर ही लिए होंगे। पैराग्राफ को पढ़कर आपको आंसर देने थे, तो ये आपके हो गए होंगे। दोस्तों अभी तक हमने देखे कितने क्वेश्चन, हमारे 90 क्वेश्चन। और अगर 90 क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो इन 90 क्वेश्चन में से दोस्तों इवनिंग वाले में तो फिर भी मैं ये कह रही थी कि लगभग 10 क्वेश्चन ऐसे थे जो हमने नहीं करवाए, बाकी 80 क्वेश्चन आपको करवाए हुए थे। और इसमें देखती हूँ तो केवल 5 ही क्वेश्चन ऐसे हैं जो नहीं करवाए हुए, बाकी सारे क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से करवा रखे हैं। तो बताइए कौन सा पेपर कठिन था। अगर मैं मेरे स्टूडेंट की बात करती हूँ जिन्होंने पेड क्लासेज ली हैं, तो उसके लिए ना तो मॉर्निंग का कठिन है और ना इवनिंग का कठिन है। इवनिंग में तो फिर भी 10 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें हम संदेह पूर्वक आंसर कर रहे थे, जो क्वेश्चन करवाए आपको नहीं गए थे। लेकिन मॉर्निंग में तो केवल 5 ही क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको नहीं करवाए गए, बाकी सभी 85 क्वेश्चन आपको क्लास में करवाए गए, चाहे ऑनलाइन की क्लासेज थी वो, चाहे ऑफलाइन की क्लासेज थी। ऑफलाइन तो दोस्तों कम ही चल पाई थी, अब की बार कोरोना का समय आ गया था, बाकी सभी को मैंने ऑनलाइन क्लास से जोड़ा था। तो दोस्तों वास्तव में अवश्य कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को कितना फ़ायदा हुआ है क्लास लेने से, और किस प्रकार की मेरी क्लासेज आपको लगती हैं, एक बार अवश्य कमेंट करके बताइए। जिसने भी पेड क्लासेज ली हैं और पेपर को देख रहा है तो मुझे अवश्य ये बताएं कि किस प्रकार की तैयारी आपकी करवाई गई थी। हाँ, आपने कुछ गलतियां की कि पेपर के समय पहले दिन मैंने बोला था सभी नींद भर के आराम से सो जाएं, लेकिन आप लोगों ने रातों रात भी पढ़ाई के लगे ही रहे। आप वो आपकी मिस्टेक थी, वो आपकी गलतियां थी, जिसकी वजह से 4 से 5 क्वेश्चन आप खोकर आए हो। तो ऐसी गलती हमें नहीं करनी चाहिए। बाकी तैयारी आपको बहुत अच्छे से करवाई गई थी। दोस्तों अंत में कहना चाहूँगी कि यदि कोई वीडियो देख रहा है जिसने पेड क्लासेज नहीं ली हैं, मैं चाहूँगी सभी का रिजल्ट अच्छे से हो जाए, सभी का जो है कट ऑफ में सभी सम्मिलित हो जाएं। लेकिन फिर भी अगर कोई नहीं हो पाता है, किसी का नेट नहीं हो पाता है, कोई जेआरएफ के लिए अप्लाई कर रहा है और जेआरएफ नहीं हो पाता है, तो अवश्य एक बार हमारी पेड क्लासेज से जुड़िए। हम यहाँ बहुत सरल तरीके से आपको याद करवाते हैं, और ऐसा याद करवाते हैं कि एक बार यदि आप पेड क्लासेज ले लेते हो तो किसी भी एग्ज़ाम को आप आराम से फाइट कर जाते हो। तो अगर आप लोगों को पेड क्लासेज के लिए संपर्क करना है तो ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 94 670 75 600। ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर हैं। चलिए थोड़ा सा इधर लिख देती हूँ। कॉन्टैक्ट नंबर है मेरे 94 670 75 600। अगर आपको पेड क्लासेज लेनी है तो आप इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और क्लासेज जो शुरू करने जा रही हूँ वो क्लासेज 1 दिसंबर से शुरू करने जा रही हूँ, नया बैच। दोस्तों बता देती हूँ, बहुत ज़्यादा कमेंट आते हैं कि मैम दिसंबर की परीक्षा होगी क्या। दोस्तों दिसंबर की परीक्षा नहीं होगी, इतना तो आप भी समझदार हैं कि दिसंबर की परीक्षा अब कहाँ होगी। 2020 दिसंबर में परीक्षा आपकी नेट की नहीं होगी। अब जो नेट का एग्ज़ाम होगा वो आपका जून में होगा। वही मार्च के आसपास आपके फॉर्म भरवाए जाएंगे और जून में आपका पेपर होगा। लेकिन जो ऐसा नहीं है कि जिस दिन फॉर्म भरवाए जाए हम लोग उसी का इंतज़ार करते रहें। फॉर्म भरेंगे उसके बाद तैयारी, फॉर्म भरने के बाद तैयारी का समय दोस्तों आपके पास नहीं बचता है। तैयारी के लास्ट के जो 2 माह होते हैं वो सिर्फ रिवीजन के होते हैं आपकी, उसमें तैयारी करने का नहीं बनता। तैयारी तो पहले के 4 महीने में ही होती है, इसीलिए 6 महीने का समय जो होता है वो नेट में आपको दिया जाता है। तो दोस्तों अब जो पेपर होगा वो आपका जून में होगा और क्लासेज आपकी 1 दिसंबर से शुरू कर दी जाएंगी। जिसको भी क्लासेज लेनी है आप मुझे इस नंबर पर अवश्य ही संपर्क करें। और दोस्तों कहना चाहूँगी जिसको नीड नहीं है ना, उसके लिए भी इतना ज़रूर कहना चाहूँगी, एक बार आप 7 दिन का डेमो फ्री है, आप एक बार डेमो अवश्य लगा कर देखें ताकि वास्तव में आपको ये पता चले कि पढ़ाया कैसे जाता है।
यह रिकॉर्डेड क्लासेज आपको नहीं दी जाती हैं कि आपको रिकॉर्डेड क्लासेज दे दी, आप क्लास को देखिएगा, फिर कुछ क्यूरीज आपकी होंगी, कमेंट करिए, फिर 6 दिन में कमेंट का रिप्लाई दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा। ऐसा नहीं है दोस्तों, मैं कभी आपको रिकॉर्डेड क्लासेज नहीं देती हूँ। क्लासेज आपको इसी तरह से ऑनलाइन में पढ़ाई जाती हैं जैसे ऑफलाइन में पढ़ाया जाता है। तो अवश्य कमेंट करिए और जुड़िए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।